नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। हम आपको बताते चलें, जैसे कि हमने आपको बताया था, आज हम नजीबाबाद में उस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो समाजवादी पार्टी के एक सच्चे नेता हैं, सच्चे सिपाही हैं, पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं और नगीने की शान है। नगीने के लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। 3 बार उन्हें विधायक चुना है जनता ने। यही उनकी सादगी है, यही उनका परिचय है। मैं बहुत अभिनंदन के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बिल्कुल वक्त से पहले वो यहाँ आए, वक्त के पाबंद हैं। मैं बात कर रहा हूं नगीने के विधायक मनोज पारस जी का। उनका स्वागत है, क्योंकि बड़ी भूमिका नहीं बनानी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे लेने हैं। मनोज पारस जी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही खुश मिजाज लहजे के मालिक हैं। आइए मनोज भाई, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और नगीने से 3 बार विधायक हैं, मनोज पारस जी। मनोज पारस जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है हमारे छोटे से कार्यक्रम शख्सियत में। आपको कैसा लगा हमारे कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा। आपकी ये पहल मुझे बहुत पसंद आई कि जनपद बिजनौर के लोगों को आप कम से कम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के लोगों से रूबरू कराएंगे। जी मनोज भाई, आपका जो एक इतिहास हमारे पास है, हमने बड़ी सारी चीजें इकट्ठी की हैं आपके लिए जी। और बड़ा शॉर्ट टाइम ये रहा कि आप व्यस्त भी रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे और ये भी कहेंगे कि ये हमारा छोटा सा जो शख्सियत कार्यक्रम है, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जिले के जितने भी जिन्होंने एक अपनी फील्ड में नाम कमाया है, जी, पहला सवाल आपसे यह है कि क्या विधायक 3 बार कोई और रहा है नगीने का? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी जो लोग आज मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से, उनको नमस्कार, प्रणाम, मेरा आदाब और सत श्री अकाल। आपका क्वेश्चन ये है कि इससे मुझसे पहले कोई नगीना से लगातार 3 बार विधायक रहा है, नहीं रहा? तो मेरी जानकारी के अनुसार तो लगातार कोई 3री बार विधायक नहीं रहा मेरे अलावा। लेकिन उससे ज्यादा बार तो लोग रहे हैं, कुछ लोग, 1-2 लोग, लेकिन लगातार 3री बार कोई विधायक नहीं रहा, अलग अलग होके रहे हैं, अलग अलग टर्म्स में रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर आपका बड़ा वर्चस्व है, एक अलग पहचान। अखिलेश जी आपको नाम से जानते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक जो जमीनी नेता की एक पहचान है वो बनाई है। युवा जन के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और समाजवादी के कौन कौन से पद पे आप बड़े पद पे रहे हैं? देखिए, मैंने अपना राजनीतिक सफर जो शुरू किया था वो 1991 से शुरू किया, जनता दल से। मैं जनता दल में पहले विधानसभा ब्लॉक का उपाध्यक्ष रहा और फिर जनता दल और बॉम्बे जब विभाजन हुआ तो हम जनता दल अजीत सिंह जी के साथ चले गए थे और जनता दल आमा फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना 92 में। जी 93 का इलेक्शन हुआ, 93 में सपा और बसपा की गवर्नमेंट बनी जी। तो 93 में हम लोग समाजवादी पार्टी में चले गए और 94 में मेरे काम से प्रसन्न होकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं आपके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं जी। वो हम सबके नेता थे और ऐसा नेता हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जैसे मुलायम सिंह जी थे। उन्होंने हमारी कार्यशैली को पहचाना और 94 में मुझे जिले का युवजन सभा का अध्यक्ष बनाया और 98 तक मैं लगातार युवजन सभा अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं किसी पद पे नहीं रहा, लेकिन लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। यही मेरा समाजवादी पार्टी। और बहुजन समाज में भी रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी में मैं नहीं रहा। मैं 2002 से पहले एक में मैं विधानसभा का टिकट मांग रहा था नगीना से और नेताजी मेरे काम से बहुत प्रसन्न थे और नेताजी ने एक जगह, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, एक शख्सियत, मतलब एक शख्स थे उनके सामने जो अपने आप को उस टाइम बहुत बड़े अधिकारी समझते थे, उनके सामने उन्होंने, नेताजी ने नाम ले दिया कि मनोज पारस है, इसको मैं टिकट दूंगा। तो ये तो उन्होंने नहीं कहा था नेताजी ने कि मैं नगीना से दूंगा या कहाँ से दूंगा, लेकिन उन्हें ये लगा कि शायद नगीना से इनको टिकट देंगे, तो उन्होंने साजिश करते हुए मुझे 2001 में मुझे पार्टी से निकलवा दिया था। तो उस गुस्से में मैं फिर बीएसपी में गया और उस शख्स के सामने, उस शख्स की पत्नी के सामने मैंने बहुजन समाज पार्टी से अपनी लाइफ का पहला चुनाव लड़ा नगीना विधानसभा से, और जिसमें मैं बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी कम था और पहला चुनाव था मेरी लाइफ का, तो इसलिए वो चुनाव में हार गया। पहला चुनाव बसपा से आपने लड़ा कहा जाए तो? अब तक 4 चुनाव आप विधानसभा के लड़ चुके हैं? अब तक मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। और 5वां चुनाव कैसे लड़ा? 2000, फिर उसके बाद 2002 में बसपा से लड़के
जो शख्स हमसे जीता समाजवादी में रहते हुए, उसकी पत्नी जीती, उस शख्स ने उसके कुछ दिन बाद ही, जब 2005-6 में गवर्नमेंट बन गई थी, बीएसपी की गवर्नमेंट बनी थी 2002 में, जी। और गवर्नमेंट मुश्किल से 14-13 महीने चली तो बहन मायावती जी ने सरकार रिजाइन कर दी थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई थी नेताजी ने। उसमें वो शख्स अपनी पत्नी को मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन माननीय नेताजी उसकी कार्यशैली को समझ गए थे कि समाजवादी पार्टी को इस शख्स ने नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने उनकी पत्नी को मंत्री नहीं बनाया। इस गुस्से में वो बीएसपी में चले गए और हमें बीएसपी से फिर निकलवा दिया। तो 2005 में एक चित्रकूट में राष्ट्रीय सम्मेलन था पार्टी का। उस सम्मेलन में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मेरी घोषणा की मुझे ज्वाइन कराने की, और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, आज जो मैं बताया ना कि बार बार उनका नाम लेते हुए आंखों में आंसू आ जाते कि ऐसा नेता नहीं होगा, उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर, जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था, उस मंच पर फूल माला डाल करके गले में मेरा स्वागत किया और मुझे पार्टी ज्वाइन कराई। तो 2007 में मैं फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, और जो मेरे अपोनेंट थे वो 2000 बसपा से लड़े। 2007 वाला चुनाव मैं समाजवादी से लड़ा। पहला हम बसपा से लड़े थे, वो समाजवादी से लड़े थे। बदकिस्मती से वो चुनाव भी हम हार गए, और 2012 में फिर तीसरा चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, और भगवान ने और अल्लाह ने और वाहेगुरु ने दोनों हार का बदला इतनी आसानी से मुझसे वो बदला लिवाया कि मैं 32,000 से वो चुनाव जीता। टोटल वोट कितने मिले आपको? टोटल वोट उस टाइम मुझे मिले थे करीब 91,000 के लगभग। 32,000 ज्यादा? जी, 32,000 आपकी जीत हुई थी। तो 32,000 वोटों से जीत के पहली बार में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला, वो भी माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राम गोपाल यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो बगैर किसी सिफारिश के उन्होंने मंत्री बनाया। फिर आप लोगों के सबके सहयोग से 2012 जीते, 2017 जीते, आज 2022 जीते। तो लगातार ये तीसरा चुनाव है। पारस जी, आपको जनता ने भी बहुत दुआओं से नवाजा है, जनता का भी आशीर्वाद है, और जनता की अगर हम बात करें तो नगीना और किरतपुर के हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। उनकी भी बड़ी हमारे व्हाट्सएप पे एक मांग थी कि आप मनोज पारस जी को जरूर बुलाइए। उनके सवाल आपसे है कि क्या मनोज पारस जी ने मंत्री रहते हुए नगीना और किरतपुर के लिए क्या विशेष कार्य किए? देखिए, मैं उनमें से हूं और दूसरों से भी कहता हूं और अपने आप भी कोशिश करता हूं कि जब मौका मिले तो काम करना चाहिए। मैंने भी कोशिश की, जब मैं मंत्री था या विधायक था मैंने कोशिश की। सबसे बड़ा काम तो 2012 को मैं अपने दर्शकों को और आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप 2012 से पहले के इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले पूरे हमारे जनपद में और खास तौर से हमारी अपनी विधानसभा का मैं कहूँगा लाइट की सबसे ज्यादा परेशानी थी। पहले एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। मैंने सबसे पहले नगीना को HB2 में डिक्लेयर कराया और नगीना को 18 से 20 घंटे लाइट दोनों शिफ्ट में दिलवाने का काम किया। उसके 3 महीने बाद ही, फिर 4 महीने बाद ही मैंने किरतपुर को HB2 में कराया। किरतपुर के लिए भी ये काम किया कि किरतपुर को दोनों शिफ्टों में लाइट मिलने लगी। उसके बाद सबसे बड़ा काम एक था कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। हमने 2015-16 में जमीन अलॉट कराई और मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी से स्वीकृत हुआ, बल्कि नजियाबाद में और हमें काफ़ी संघर्ष रहा कि वो यहाँ लाना चाहते थे कोटद्वार की जड़ में, जबकि हमने कहा कि वो सेंटर पड़ता है, पूरे जिले को फायदा होगा। कोटद्वार की जड़ में तो वहाँ एम्स भी है और भी हॉस्पिटल्स है, देहरादून भी काफ़ी विकसित है, तो इसलिए हमने ना रह करके और वो एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमने करवाने के लिए जमीन स्वीकृत करा दी। लेकिन उसी बीच में हमारी सरकार चलेगी जिसकी वजह से उसकी नींव नहीं रखी गई, वो स्टार्ट नहीं हो चुका, लेकिन वो शुरुआत कराने का श्रेय या शुरुआत कराने का काम हमारा ही था। अभी तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो मेडिकल कॉलेज, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि मेडिकल, अगर कहा जाए तो ये आपकी उपलब्धि थी। जी, अब वो भले ही आपको पता है जिस तरह से बीजेपी के लोग आज अखिलेश जी के काम पे अपनी नेम प्लेट लगा करके उसका श्रेय लेते हैं, वही हुआ कि स्वीकृत तो हमारी सरकार का, माननीय अखिलेश यादव जी का, हमारे प्रयास का, लेकिन बनना वो 2005-17 से लेकर के 21-22 तक भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे शुरू नहीं किया। जब चुनाव आ गया तब उसका शिलान्यास किया। नजीबाबाद की जनता का कहना है कि वो तो नजीबाबाद के लिए आया था मेडिकल कॉलेज। हमने कहा ना कि लाना चाहते थे लेकिन नहीं ला पाए ना, तो हमने प्रयास किया, तो हमारा प्रयास कामयाब हुआ ना, तो हमने अपनी विधानसभा को एक सौगात दी ना।
नजाबाद वाले आपके प्रयास द्वारा वो हुआ तो नजीबाद में जो एक स्वीकृत हुआ था और फिर वो नहीं बन पाया तो नहीं, नजाबाद में कोई स्वीकृत नहीं हुआ था। स्वीकृत केवल वही हुआ था, नगीना का ही स्वीकृत हुआ था। लेकिन जब शिलान्यास करने अखिलेश जी आ रहे थे जी तभी कुछ ऐसे जमीन का अभाव माने नजीबाबाद में, जी। या जमीन नहीं थी नजीबाबाद में? अब मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता जमीन थी या नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ जमीन हमने उपलब्ध कराई जी। और सरकारी जमीन को ही उसको कन्वर्ट कराया, उसकी श्रेणी चेंज कराई। यहाँ पे जमीन खरीदनी पड़ती, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जमीन मिली और करीब 225 बीघे जमीन हमने उनको दिलवाई। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया। आज एक बड़ी उपलब्धि है कि मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है। तीसरा, हमारे किरतपुर में GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बहुत खराब थी, तो 1,60,00,000 रुपए हमने दिलवाया और एक गर्ल्स इंटर कॉलेज GGIC वहाँ बना है स्टेशन के पार। बल्कि जनता ये चाहती थी कि वो कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज वहीं बने जहाँ पर पहले से चल रहा था। लेकिन उसी बीच में हमें किसी कारणवश हमें जेल जाना पड़ा था, जो एक राजनीतिक पे मुकदमा था जी। तो उस मेरे जेल जाने की वजह से वो शिफ्ट हो गया लाइन पार। अगर लाइन पार ना गया होता तो आज GGIC वहाँ चल रहा होता, जबकि आज GGIC सेकेंड शिफ्ट में मदनी इंटर कॉलेज है वहाँ पर चल रहा है। तो अभी दोनों जगह हमारे ना होने की वजह से वो उसका फायदा हमारे क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाया, नहीं तो वहाँ हमने वो इंटर कॉलेज बनाया। दूसरा, वहाँ पर हमारे जो मुस्लिम इंटर कॉलेज है वहाँ पर प्रयोगशाला नहीं थी बच्चों को पढ़ने के लिए। हमने 10 लाख रुपए दे करके वहाँ प्रयोगशाला और वहाँ पे गेट बनवाया। तीसरा, एक हमारा इंटर कॉलेज और है, मुस्लिम इंटर कॉलेज है, उसमें हमने 10 लाख रुपए दिए, वहाँ पर 2 कमरे बनवाए लड़कियों के इंटर कॉलेज के लिए। और अपने नगीना में हमने ADJ कोर्ट की स्थापना कराई, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों को न्याय के लिए, जो दूर दराज से, क्योंकि नगीना तहसील बहुत दूर तक पड़ती है, अब तो कुछ हिस्सा धामपुर में चला गया उसका, नहीं तो पहले अफजलगढ़ तक नगीना में आता था। तो उस समय बहुत ट्रेजेडी थी कि लोगों को न्याय के लिए बिजनौर जाना पड़ता था और तारीख पे कई बार तो उन्हें नाइट स्टे अपने रिश्तेदारों में करना पड़ता था। तो हमने नगीना में ADJ कोर्ट की स्थापना कराई, जिससे कि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके। आज ADJ कोर्ट वहाँ चल रहा है। एक वहाँ पर ITI कॉलेज, जो पिछली बसपा की सरकार थी वो यहाँ से शिफ्ट होकर के मुजफ्फरनगर चला गया था, उस ITI कॉलेज को हम वापस लेके आए। एक इवनिंग शिफ्ट का गर्ल्स इंटर कॉलेज चलवाया, जो नगीना में चल रहा है। और कम से कम नहीं तो अपने क्षेत्र के जो लोकल नदियां थी, जिन पे पुल नहीं थे, जिनकी वजह से हर साल 20-30 आदमी पुल पार करते, बरसात में अधिक पानी होने की आने की वजह से डूब जाते थे, कम से 17 पुल बनवा करके मैंने अपने क्षेत्र के लिए जनता को, वो सड़कें कभी बरसात में बंद नहीं होती हैं और डूबने की कोई घटना, जब से मैं विधायक बना हूं, ये मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, वाहेगुरु को, अल्लाह को, कि उसके बाद डूबने की कोई घटना मेरे क्षेत्र में ऐसी नहीं घटी कि जो नदी तैर पर पार कर रहा हूं और वो डूब गया हूं। क्योंकि 17-18 पुल हमने बनवाए, सड़कें बनवाई, कम से कम नहीं तो 130 गांव को उस सरकार के पीरियड में, लोहिया में, जनेश्वर योजना में, लोहिया ग्राम में चयनित करा करके उनको संतृप्त कराया, सड़कें बनवाई, स्कूल सही कराए। आज वो सब फिर दोबारा इस सरकार में टूट रहे हैं, क्योंकि वो टैंकी, वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं गाँव में, वो सारी सड़कें तहस नहस हो रही हैं। फिर हमें कुछ क्षेत्र का, जिला पंचायत का हमारी वाइफ को कुछ इंचार्ज रहा। तो इस तरह से मेरी विधानसभा का शायद आप कोई एक गांव ऐसा ढूंढ नहीं पाएंगे जहां पर मनोज पारस के नाम की नेम प्लेट ना हो, या वहां के लोग ये कहें कि हमारे गांव में मनोज पारस ने कुछ नहीं कराया। मनोज पारस जी, आप नगीने से ताल्लुक रखते हैं, वही आपका एक जन्म स्थल है जी, नगीना। जी, पूरे भारत के अंदर नगीने की अलग पहचान है, कास्ट उसको लेके, शिल्प को लेके। जी, जी। आज वहाँ हैंडीक्राफ्ट के लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल है, आपने उनके लिए क्या किया? देखिए, हैंडीक्राफ्ट के लोगों के लिए हमने बताया ना कि पहले जब लाइट नहीं आती थी तो इतने महंगे डीजल पर वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। हमने 18 घंटे लाइट उपलब्ध करा करके उस रोजगार को स्पीड दी। और वहां के हैंडीक्राफ्ट के लोगों से आप इस बात को पूछ सकते हैं कि लाइट के बाद उनका कार्य कितना अच्छा कार्यभार चला। और आज तो 20-22 घंटे लाइट आ रही है, और उस लाइट को और सुचारू रूप से चला सके तो 82 से 85 ट्रांसफार्मर नगीना में रखवाए, जिससे ओवरलोड खत्म हो, जिससे लोगों को मुस्तकिल बिजली मिल सके। नहीं तो आज भले ही सरकार 18-20 घंटे देने का वायदा कर रही होती, अगर हमने 5 बिजली घर अपने क्षेत्र में बनवाए, अगर 5 बिजली घर ना बनवाए होते, या लाइनें अपग्रेड ना कराई होती, या 80-85 ट्रांसफार्मर नगीना में ना रखवाए होते, 80-85 ट्रांसफार्मर किरतपुर में ना रखवाए होते,
किरतपुर में 2 बिजली घर, एक गांव का अलग, शहर का अलग, नगीना में ग्रामीण अलग, शहर अलग, अगर ये न कराए होते तो बिजली नहीं मिलती, और बिजली नहीं मिलती तो हैंडीक्राफ्ट के लोगों का भी कारोबार उतना अच्छा नहीं चलता। ये हमने हैंडीक्राफ्ट के लोगों के लिए। मनोज भाई, जनता ने आपको हमेशा पारसी बनाया है और आप हमेशा पारसी रहेंगे, हमारी भी ऐसी दुआ है। लेकिन नगीने के लोगों का कहना ये है कि पारस साहब से ये पूछिएगा कि नगीना नगीना कब बनेगा। देखिए, नगीना तो आज भी नगीना है, उसका नाम हमने और आपने नहीं रखा, वो तो नगीना है ही है। लेकिन जहां तक नगीना की, देखिए जनता की उम्मीदें होनी चाहिए, जनता की उम्मीदें होती हैं जी। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप आसपास के शहर से तुलना करके देखिए ना, कि हमारे पड़ोस के विधायक ने, हमारे पड़ोस के लोगों ने, वहां पड़ोस के पॉलिटिक्स के लोगों ने वहां क्या करा दिया। सब कुछ मैं ही नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा सा विधायक हूं। विधायक की अपनी लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन में और सारे विधायकोों से अगर हमने ज्यादा न कराया होता, हमसे कहिए, आप बताइए। आप उसके अभी अगर सड़कों की बात करें तो नगीने की सड़कें तो कोई अच्छी नहीं है विधायक। नहीं, इस टाइम तो सड़कों की स्थिति हमारी सरकार थोड़ी है। इस टाइम तो सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, नगीने की नहीं, बोलो उत्तर प्रदेश की, कि आज तो गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हैं। ये खाली हाल विधानसभा में आपने क्वेश्चन उठाया कभी नगीने के हित के लिए? अभी पिछला आप सत्र देखेंगे, ये जो हमारा 2022 से लेटेस्ट, अभी आपको बता रहा हूं, 2022 का जो पहला सत्र चला, 9 दिन चला था जी। और 9 दिन में आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, यूट्यूब मनोज पारस के नाम से खोल के देख लेंगे, तो 9 दिन में 7 के 7 दिन हमने किसी न किसी मुद्दे पे विधानसभा में बोला है। चाहे वो गरीबों के मकान का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, तो चाहे कोरोना काल में मृत्यु का मामला हो, दवाइयों का मामला हो, किसी ना किसी मुद्दे पे डेली आप हमारी सुन सकते हैं कि हमने विधानसभा में बोला या नहीं बोला है, उन मुद्दों को उठाया नहीं उठाया। नजीबाबाद और नगीने के लोगों ने समाजवादी पे विश्वास किया, हालांकि समाजवादी सरकार नहीं बना पाई। इसके लिए मनोज पारस जी क्या कहेंगे, कहाँ कमी रही जो सरकार नहीं बन पाई? देखिए, ये बहुत लंबा विषय है कि सरकार नहीं बन पाई। आप सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन बेईमानी करके समाजवादी पार्टी को बनने से रोक दिया गया। हमारी 90 सीटें जो 2000 4000 से कम में हारी हैं, कोई 200 से 1200, 200 से तो 300 से 400 से 1200 से, अगर ऐसी सीटें हमारी ना हारी होती, ना हराई गई होती, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते। मनोज पारस जी, संगठन की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है जिले के अंदर। देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन कभी कमजोर नहीं रहा, और फिलहाल तो अभी संगठन हमारा भंग है, इसलिए अभी कोई संगठन नहीं, काफी वक्त से भंग है, काफी टाइम से नहीं। अभी हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। सदस्यता अभी जिलाध्यक्ष कौन है मौजूदा? अभी निवर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे राशिद भाई, अभी कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, क्योंकि जब सदस्यता अभियान चलाया जाता है तो सदस्यता के बाद वही हमारे सदस्य जो हैं वो डेलीगेट्स बनते हैं उनमें से, और डेलीगेट्स जो है पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव करते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव करते हैं। तो अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो गया, प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हो गया, अब उसके बाद जिले के संगठन की बारी आएगी। इसलिए पूछा है संगठन के लिए क्योंकि कुछ ही दिनों में पालिका चुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट के लेने वाले भी बहुत सारे हैं, अभी संगठन कोई मजबूती दिखाई नहीं दे रही, क्या कहेंगे? देखिए, संगठन, मैंने बताया ना, संगठन तो इस टाइम डिसॉल्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन जब तक कोई नया जिलाध्यक्ष नहीं बनता है तब तक निर्वर्तमान, क्यों विलंब हो रहा है? अच्छा, वो जो चुनते हैं वोट, जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष जो होता है उसी की जिम्मेदारी रहती है, और उसके नेतृत्व में अगर जब तक नया कोई नहीं बनाया जाता है, नया नॉमिनेट नहीं होता है, या नया इलेक्शन नहीं होता है जिलाध्यक्ष का, तो निश्चित तौर से जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष है उन्हीं की देखरेख में चुनाव होगा, और समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। आज भी सबसे ज्यादा नगर स्थानीय निकाय में हमारे लोग जीत के आए थे, और आने वाले में भी इसमें हमारी समाजवादी पार्टी के लोग जीत के आएंगे। जिला बिजनौर के अंदर पारस और नगीने का बड़ा तालमेल रहा है, और हमेशा नगीने में नगीना और पारस एक साथ देखे गए हैं, लेकिन आलोचना भी बहुत होती है विधायक जी की, आलोचकों के लिए क्या कहेंगे? लेकिन मेरा कोई आलोचक नहीं है, और आलोचनाओं से तो मुझे एनर्जी मिलती है। अगर आलोचक नहीं होगा, कोई आलोचना नहीं करेगा, तो आपको अच्छा सोचने की, उसमें अच्छा करने की, आपको नई तरीके से सोचने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, मेरा कोई आलोचना नहीं, बल्कि वो मुझे डायरेक्शन देते हैं इस तरह का काम करके, जिससे मैं और ताकत से काम करूँ, अच्छा काम करूँ, लोगों के बीच में अधिक से अधिक खिदमत करूँ। तो इसलिए मैं किसी को अपना आलोचक नहीं मानता। मनोज पारस जी के लोगों ने बहुत सम्मान दिया है, हमेशा देते रहेंगे, और हमेशा नगीना और किरतपुर की जनता उनसे बहुत उम्मीदें रखती हैं। क्या अपनी विधानसभा क्षेत्र को वो अच्छा बनाने के क्या उनके प्रयास रहेंगे भविष्य में, जो वो विधायक रहते करा सकते हैं अपनी विधायक निधि से?
देखिए, आप जानते हैं सारे लोग कि विधायक निधि की एक लिमिट है। जी। विधायक निधि के लिमिट के साथ साथ विधायक निधि की अपनी गाइडलाइन भी है, और उस गाइडलाइन के अलग हम जाकर के उसको हम विधायक निधि को खर्च नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि हमें जो है वो चेक काटने की पावर नहीं होती, हम लोगों को विड्रॉल पावर नहीं होती, हम लोग अपने प्रस्ताव देते हैं, और जो प्रस्ताव ज्यादातर किस चीज के दे सकते हैं अभी आपको विश्वास नहीं होगा। आपको मैं अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं लेटर लेके आता। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष जी को, हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा कि अब जो है नए हमारे युवा साथी केवल सड़क को और क्या कहते हैं खड़ंजे को, नाली को विकास नहीं मानते, और नेचुरल भी है कि खाली सड़क खड़ंजा नाली विकास नहीं है। आज वो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छे फील्ड हो खेलने के लिए, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कोचिंग सेंटर हो। तो हमने उसमें लिखा था कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सके, जिससे हम कुछ ग्राउंड्स बनवा सकें, कुछ कोचिंग सेंटर चला सकें, कुछ नए नौजवानों को तैयारी के लिए जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं उनकी तैयारी के लिए फील्ड बना सकें। इस तरह से हम अपनी निधि को खर्च कर सकें। इसमें गाइडलाइन में चेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन हमने आया ही नहीं अभी तक। अब बताइए, जब डायरेक्शन नहीं आएगा तो हम अपनी निधि को कैसे ग्राउंड पे खर्च कर दें, जब कोई उसमें कानून नहीं है। तो हमारी मजबूरी बस कि हमें उसी रटे रटाए फील्ड पर के सड़कें बनवानी है। कॉलेज में अगर हम ज्यादा पैसा देंगे तो कल को हम पे लोग ब्लेम लगाएंगे, तो इसलिए हम कॉलेज में पैसा नहीं देते। तो ज्यादातर क्षेत्र में विकास के लिए सड़कें के अच्छे मार्ग होंगे, और अच्छे मार्गों की जरूरत होती भी है, क्योंकि कहा गया है कि जितनी स्पीड तेज होगी उतना ही उसका डेवलपमेंट भी होगा, जिससे लोगों को आवाजाही सस्ते। तभी तो आज की तारीख में आप देखते हैं एक्सप्रेस वे हमारे अखिलेश यादव जी ने इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस वे दिया कि आज उस एक्सप्रेस वे को देख करके एक्सप्रेस वे की लाइन लगाने लगे, और दूसरे लोग भी उन्हीं का दिया हुआ है। जो सबसे लंबा एक्सप्रेस हमारे उत्तर प्रदेश में बना, जो लखनऊ से लेकर के आगरा तक बना, और उस एक्सप्रेस वे में आप चलेंगे तो लगेगा कि वाकई सड़क है। तो ऐसा ही, इसलिए स्पीड होनी चाहिए। और उसके एक्सप्रेस वे के किनारे पे उन्होंने मंडियां स्थापित करने के लिए जमीन छोड़ी थी, जिससे कि लोगों को अनाज, दूध की मंडी हो, अनाज की मंडी हो, फलों की मंडी हो, सब्जी की मंडी हो, जिससे आदमी तुरंत वहां से गाड़ी करे और तुरंत वो सब्जियां पूरे प्रदेश में पहुंच जाए, पूरे देश भर में पहुंच जाए। तो सड़कों की नितांत जरूरत है, लेकिन केवल निधि को सड़कों पे खर्च करना उसके भी पक्षधर नहीं है। लेकिन जब तक गाइडलाइन चेंज नहीं की जाएगी तब तक हम दूसरे मद में उसे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी अपनी विधानसभा के लिए अच्छा अधिक से अधिक करूं। आज भी मैं प्रयासरत हूं कि किरतपुर में एक स्टेडियम बनवाने के लिए जगह भी हमने देखी है, कि हमने उस जगह में, अगर देखिए ऊपर वाला हमारा साथ दे तो वहां पर बन जाए। एक वहां पर क्योंकि जीजीआईसी बन चुका है, चाहे वो किरतपुर के बाहर बना हो, दूसरा जीजीआईसी बन नहीं सकता। तो एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसका नाम मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसको हम चाह रहे हैं कि उसको डेवलप करा के गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए, जिससे बच्चे वहाँ पढ़ सकें। तो एक पार्क की वहाँ बहुत आवश्यकता है। पार्क के लिए कोई जगह नहीं है नगर पालिका के पास। कई बार हमने प्रस्ताव मांगा, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं मिल पाया। नगीना में जगह थी, आज भले उसको नगर पालिका अपना श्रेय लेती हो नगीना में, लेकिन जो नगीना में आपने देखा हो पार्क बना और झील बनी है, उसका असली अगर सही में उसको आप देखेंगे तो सबसे पहला प्रपोजल मेरा था कि मैंने उसको वहां डेवलप कराने के लिए लिखा था। अब आज वो नगर पालिका अपना श्रेय ले ले, क्योंकि भाई वो अलग एक संस्था है, उसने बनवाया, उसके देखरेख में बना। लेकिन उसका प्रस्ताव सबसे पहले हमने किया था कि वहां पर एक लोगों के घूमने के लिए और एक उसको मॉडिफाइड कर करके एक अच्छा केंद्र बनाया जाए, जिससे लोग थोड़ा बहुत उठने बैठ सके। तो आज वो अच्छा बना है, और भी अच्छा बन सकता था। कहा जाए तो ये आपका ही एक ये नगीने के लिए उपहार था, अगर कहा जाए। जी, ये नगीना के लिए जो मंत्री थे तभी हमने सबसे पहला प्रपोजल दिया था नगर पालिका के लिए। वो अलग बात है कि हमें और नगर पालिका में थोड़ा ट्यूनिंग नहीं है, चेयरमैन से हमारी ट्यूनिंग नहीं रही, तो उसका श्रेय नगर पालिका लेना चाहे। लेकिन हमारा प्रपोजल था, और आज हमें खुशी होती है कि उस प्रपोजल को देख के, लेकिन वो और अच्छा बन सकता था। उसमें कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, नहीं तो और अच्छा बन सकता था और खूबसूरत बन सकता। लेकिन कहा जाए फिर भी बहुत सुंदर है वो पार्क, अच्छा बना हुआ है। उसके नगीने के लोगों को फायदा भी पहुंचता है, और नजीबोबाद के लोग उसकी मिसाल देते हैं कि नगीना में एक अच्छा पार्क है। लेकिन ये बात आज पता चली है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बड़ा योगदान रहा, नहीं तो ज्यादातर लोगों को यही पता था कि नगर पालिका की ओर नहीं, वो तो हमारा प्रस्ताव था, हमने प्रस्ताव दिया था।
चलिए अब पालिका की क्योंकि बात चल नगर रही पालिका है। को तो ये भी नहीं पता था कि जमीन कहाँ पर, हमने कहा था इसलिए कि नगर पालिका की जमीन है, उसमें पहले मछली पाली जाती थी, जी। लोग सिंगाड़े डालते थे। मैंने इस झील को डेवलप किया जा सकता है और ये पार्क बन सकता है। चलिए जो भी रहा जनता के लिए अच्छा रहा, वो पालिका ने किया आपने किया, लेकिन जी, वो जी। नगीने की जनता क्या फैज़याब उससे हो रही है, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है, अब पालिका की बात चल रही है, आगामी पालिका चुनाव है जी। मनोज पारस जी, उसमें समाजवादी पार्टी का क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या, समाजवादी पार्टी की तो रणनीति साफ है। रणनीति तो हमारे माननीय अखिलेश यादव चुनाव जी सिंबल पे बनाएंगे। लड़ेंगी? 90% संभावना तो यही कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, और बाकी अगर कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा तो उस हिसाब से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक तो यही पोजीशन है कि सिंबल पे चुनाव होगा। अभी तक यही फाइनल है कि जहां तक हो सकता है टिकट दिए दिए जाएंगे। जाएंगे। नगीना नजीबाबाद में कोई ज्यादा दूरी नहीं है और सब एक दूसरे से रिश्तेदारी हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नजीबाबाद के जो हमारे विधायक हाजी तस्लीम साहब, इत्तेफाक की बात है कि वो भी तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, वो भी अच्छे स्वभाव के हैं। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी हम जरूर बुलाएंगे, क्योंकि अब नगीने का आ गए तो नजीबाबाद का भी आना स्वाभाविक है। नगीने की बहुत ही अच्छी बातें यह है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों से भी मेहमान नवाजी करते हैं, कराते हैं। किरतपुर के लोगों का भी यही कहना है कि मनोज पारस जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे मनोज पारस जी ने कहा कि पार्क देंगे, ये सिर्फ एक वादा है या इस पर कुछ कार्य चल रहा है? नहीं, देखिए इस पे वायदा नहीं है। पहली बात तो किसी भी चीज को बनाने के लिए बेसिक चीज है जमीन। अभी किरतपुर नगर पालिका के पास जमीन नहीं है। अगर जमीन उपलब्ध होगी तो हमने बताया ना कि हम चाहते हैं कि निधि से उसमें दे दें, लेकिन निधि में प्रावधान नहीं है, निधि में गाइडलाइन नहीं है, तो वो हम सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम अपना प्रपोजल ही तो दे सकते हैं, हम सरकार को लिख ही तो सकते हैं, हम जब सत्र चले, विधानसभा चले, हम अपनी आवाज को उठाई तो सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना सरकार का काम है। तो इसलिए हम अपनी कोशिश रखेंगे, हम हर बार विधानसभा सत्र में जब भी हमें मौका मिलेगा हम इस मांग को उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जमीन की कमी है, जमीन वहां पर अभी नहीं है। अगर जमीन कहीं उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पे अगर ये प्रावधान कर दिया गया कि निधि से बनाया जा सके, तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो सबसे ज्यादा निधि देकर के इस डिमांड को पूरी कराने की कोशिश करूंगा। आपको जनता ने चुना, सरकार ने मंत्री भी बनाया, जब आपने नहीं देखी जमीन? नहीं, जमीन कहाँ से देखें, जमीन कहीं बन के थोड़ी आएगी। अभी आप सरकार से कह रहे हैं कि सरकार हमें नहीं। सरकार से नहीं कह रहे, हम ये नगर पालिका से कह रहे हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी है ना कि जमीन नगर पालिका उपलब्ध कराए। जैसे नगीना में हमने कहा कि भले ही कार्यदायी संस्था नगर पालिका थी, लेकिन वो जमीन नगर पालिका की थी, प्रपोजल हमने दिया था उसमें, तो हम प्रपोजल ही तो दे सकते हैं, बनाना तो नगर पालिका को ही है ना ओवरऑल। तो नगर पालिका के पास अभी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। जनता का कहना यह है कि आप मंत्री रहते, आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, मंत्री रहते सोचते क्या, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, मैंने बताया ना, जनता हमारी बहुत अच्छी है और जनता को लेकिन बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि इन सारी चीजों के लिए सरकार धन मुहैया नहीं कराती। जैसे हम मेडिकल कॉलेज के लिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर सरकारी जमीन नहीं थी, यहाँ बहुत सारा पैसा जमीन खरीदने में लग रहा था। हमारे पास जमीन उपलब्ध थी तो लामौला हमें ही मिला ना। तो यही बात उसमें है कि पैसा जो है इन सारी चीजों में सरकार नहीं खर्च करना चाहती। और फिर हम राज्य मंत्री थे, हम कैबिनेट मंत्री नहीं थे कि जो हम अपने विभाग को या उसी विभाग में होते और हम पैसा अरेंज कर लेते। उस समय हमारे नगीना में हम पे जमीन थी, नगर पालिका भी जमीन थी, हमने प्रपोजल दिया, वहां स्वीकृत हो गया, वहां झील बन गई, वहां पर पार्क बन गया। किरतपुर में जमीन नहीं थी तो वहां नहीं बन पाया। अगर किरतपुर में भी जमीन होती, प्रपोजल देते तो वो भी स्वीकृत हो जाता। अभी आप उस कार्य में लगे हुए हैं, अगर कहा जाए अभी हम उस कार्य में किरतपुर के जो लोग देख रहे हैं लाइव, हजारों लोग जुड़े हैं। देखिए मनोज पारस जी कह रहे हैं वादा नहीं है, जमीन की जरूरत है, अगर जमीन मुहैया होती है वो कार्य निरंतर लगे हुए हैं और ऐसा इन्होंने आज कार्यक्रम। और अगर सरकार बनती है, आगे मौका मिलता है, अब सरकार बनती है तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम ये कहेंगे सर ये भी प्रावधान किया जाए कि जहां इस चीज की जरूरत है उसके लिए जमीन खरीदी जाए, उसके लिए पैसा मुहैया कराए सरकार। तो हम इस बात को भी रखेंगे। लेकिन ये मानना ना मानना तो सरकार का काम है। अब इस सरकार में तो दूसरे पे डिपेंड है। हमारी सरकार होती तो निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी से इस बार इस काम के लिए धन स्वीकृत करा लेते, जमीन खरीदनी पड़ती तो खरीद लेते। आगे मौका मिलेगा तो हम निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री बने, मतलब जैसे बनेंगे 2000 या उसमें प्रधानमंत्री बने, जब मौका मिलेगा तो हम निश्चित तौर से जमीन खरीदेंगे और उसको डेवलप कराने का काम करेंगे। एक समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया से चले गए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये समाजवादी पार्टी की क्षति नहीं है, ये क्षति पूरे हिंदुस्तान की है, ये क्षति पूरे समाज की है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी कोई समाजवादी पार्टी की धरोहर नहीं थे,
वो तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जरूर थे, लेकिन धरोहर पूरे हिंदुस्तान की थे, धरोहर पूरे समाज की थे, क्योंकि जो उन्होंने काम किए उन कामों को भुलाया नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री भी रहे, जमीन से चल केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे, जमीन से चल के 3 बार मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहना कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने जो गरीब तबका था, चाहे उसमें हमारे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे एसटी हों, उन सब लोगों को, चाहे अल्पसंख्यक हों, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, किसान हों, नौजवान हों, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके लिए मुलायम सिंह यादव जी ने काम ना किया हो। और तो इवन आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के वोटरों को अपना वोट मानती है। लेकिन मैं दावे से, चैलेंज से कह सकता हूं कि मैं निश्चित तौर से किसी डिबेट में बैठने को तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक काम बता दें जो उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए किया हो। लेकिन मुलायम सिंह जी वो नेता थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज तक के लिए काम किया। और तो एक गांव का चौकीदार, किसका ध्यान गया होगा कि गांव के चौकीदार को सबसे पहले उन्होंने साइकिल दी, उसकी पे फिक्स की। तो माननीय मुलायम सिंह जैसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तो ये क्षति समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये क्षति पूरे हिंदुस्तान की है। रक्षा मंत्री रहते हुए जितने हमारे शहीद हो जाते थे लोग, उनके घर वाले उनका चेहरा नहीं देख पाते थे, वो मुलायम सिंह जैसा ही नेता कर सकता है। जिसको आज भारतीय जनता पार्टी उन शहीदों के शव की यात्रा निकाल करके ड्रामा करती है, ये अगर काम किसने किया था तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया था कि उनके शव को घर तक पहुंचाने का काम। आज बीजेपी वाले तो ड्रामा कर। मुलायम सिंह यादव जी के लिए तो सभी पार्टियों ने शोक व्यक्त किया है और सभी ने अपना माना व्यक्त किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो काम किया था जी, जो काम था कि आज उन शहीदों की डेड बॉडी घर पे पहुंचती थी, उनके घर वालों को सांत्वना मिलती थी, वो कम से कम देख लेते थे। हाँ, ये मुलायम सिंह सबसे पहला उपलब्धि थी। रक्षा मंत्री रहते उन्होंने ये किया था कि जो सैनिक होंगे वो डेड बॉडी उनके घर जाएगी और बड़ा सम्मान उनका अंतिम संस्कार होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुलायम सिंह यादव जी की। नेताजी को धरती पुत्र भी कहा जाता था, इसीलिए धरती पुत्र कहा जाता। और लोहिया से एक बड़े प्रभावित थे और हमेशा सच्चाई की बात करते थे। हम भी उनके लिए आशा करते हैं कि उस वर्ग में एक अच्छा स्थान मिले। और मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के साथ साथ, जैसे कि भी बताया कि उन्होंने एक जो भी कार्य किए हैं वो हमेशा जनहित और देशहित के। हम जैसों के लिए तो भगवान स्वरूप थे भाई। हमें वहां से जमीन से उठा करके आज 3री बार विधायक अगर किसने बनाया तो मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया। अगर मुलायम सिंह जैसा यादव जी जैसा नेता ना होता तो हमें कौन पूछ रहा था। आज आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी खत्म करी, आरक्षण कब का खत्म हो गया होता। आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमें कौन विधायक बनाएगा। अगर आरक्षण को लागू किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर किसी ने लागू की तो मुलायम सिंह यादव जी ने की, जिसकी वजह से पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है। आज जो प्रधान बनते हैं, बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत चेयरमैन, ये सब किसकी देन है। इसलिए उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कहा जा सकता है, कहा जाता है। धरती पुत्र का लक़ब मिला है मुलायम सिंह यादव को और वो एक बड़ा नाम है। धरती से जुड़े थे, जमीन से जुड़े थे, जमीन की बातें करती थी। पारस जी का भी कहना है कि हमेशा उनकी जो एक राजनीति, कुशल राजनीति थी, वो सबको जोड़ने की थी। आज समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बिखराव सा नजर आ रहा है। कोई बिखराव नहीं है। आज लोगों का कहना है समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देखती है और पूरी समाजवादी पार्टी को विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी ठीक नेताजी की तरह समाजवादी पार्टी को जिस तरह नेताजी ने ऊपर तक पहुंचाया, आसमान तक पहुंचाया, अखिलेश यादव जी उसे और ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी में भी वो सारी चीजें हैं, वो सारे गट्स हैं जो माननीय नेताजी में थे। उनके रूप को ही माननीय अखिलेश यादव जी में देखा जाता है। अखिलेश यादव जी का वही नेचर, वही प्यार करने का तरीका, वही अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की तरीका, वही उनके दुख दर्द में शामिल होने का तरीका। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी दूसरी पार्टी में ऐसा नेता नहीं है जैसा नेता हमारे पास अखिलेश यादव जी जैसा, कि अगर आपके घर में कोई दुख तकलीफ हो, उसके घर तक की तकलीफ का पता करते हैं। किसी की माँ बीमार हो, बेटा बीमार हो, भाई बीमार हो, उसके पैसे तक का इलाज का व्यवस्था कराते हैं। जबकि आज कोई दूसरा नेता पूछने को भी तैयार नहीं। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी में लोगों का कहना है शिवपाल यादव, राजपाल यादव, रामपाल यादव, सभी में जो विवाद रहता है परिवार। देखिए, ये परिवार है, परिवार में सारी बातें होती हैं और परिवार में कभी नाराजगी भी होती, कभी मिलाव भी होता है। परिवार में पता नहीं चलता कब एक साथ बैठ गए, कब एक साथ ये हो गए। तो आपके परिवार में भी हो सकता है, किसी परिवार में भी हो सकता है। परिवार तो ऐसा नहीं हो, परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई बिखराव नहीं है। समाजवादी पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट रहेगी। विधायक जी, अभी नगीना और किरतपुर में विद्युत की बड़ी समस्या बनी हुई है, लोगों का एक सवाल है।
किस चीज की? विद्युत समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए विद्युत समस्या तो काफी हद तक हल हो गई। जी किरतपुर में एक समस्या जरूर आ रही है, क्योंकि जब हमने 2012 से 17 के बीच में ओवरलोड खत्म कराया था, तो हमने वहां पर दो वो बनवाए थे बिजली घर, जी, एक देहात के लिए और एक शहर के लिए। अब वो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, नई नई कॉलोनियां भी कई बार बहुत सारी बन गई है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ओवरलोड जरूर हुआ है जी। और तो वहां पर हमें जो है वो बड़े ट्रांसफार्मर हमें 2 की जरूरत पड़ रही है जी, और हमने उसकी डिमांड की, हमने कार्य योजना में भिजवाया है और हमें उम्मीद है कि हम उसको बदलवा ले जाएंगे तो उस ओवरलोड को खत्म कर देंगे। नगीना में भी एक हमने देहात के लिए अलग वो प्रस्ताव कराया है, उसकी भी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई किल्लत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अभी हमें 17-18 घंटे बिजली मिल रही है जो रेगुलर मिल रही है। लेकिन वो सब जो है, जो भी दिक्कत आ रही है, ये दे रहे केवल सरकार की, क्योंकि सरकार में पता नहीं चल रहा कि कहाँ गया पैसा। क्योंकि आज किसी भी विभाग पर बजट नाम का कोई पैसा सर्क नहीं है, किसी विभाग में कोई काम नहीं, बिजली विभाग में कोई काम नहीं। बिजली विभाग के अधिकारी में नाम नहीं बता सकता, रोते हैं, कहते हैं कि हम पे 10 मीटर केबल खरीदने तक के पैसे नहीं, 10 मीटर केबल खरीदने की पावर नहीं है, 10 मीटर केबल तक नहीं अगर कहीं बस्ट हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये हमारी आपकी जो प्रॉब्लम है, ये सरकार की वजह से व्यक्तिगत। विधायक जी, नगीना और किरतपुर को विधायक रहते, आप विधायक रहते, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा देखना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बहुत अच्छा देखना चाहता हूं, बल्कि प्राइवेट के तौर पे हमारे नगीना में भी और किरतपुर में बहुत राइज किया है। देखिए साइम राजा जो वहां पर एक शख्स है, उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने कॉलेज वगैरह बनाए। और आप जानते हैं, मैंने पहले कहा कि मेरी अपनी लिमिटेशन है, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, ज्यादा हम प्रस्ताव दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक डिग्री कॉलेज वहाँ सरकारी भी बने, हमें चाहते हैं जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक ITI कॉलेज भी बने, हमें चाहते हैं कि वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने। लेकिन इन सारी चीजों के लिए वित्तीय संस्थानों की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे तभी तो कह रहा हूँ कि लोग ये तो उम्मीद करते हैं मनोज पारस से, बताइए बिजनौर का सदर विधायक है, आज तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी है क्या वहाँ? आज तक कोई वहां पर आप बताइए कोई मेडिकल कॉलेज ही हमने स्वीकृत करा? इसके पहले क्या था वहाँ? ITI कॉलेज बहुत पहले बना है, वो जिले की वजह से बना, नजीबाद में है क्या, धामपुर में है क्या, नूरपुर में है क्या? तो यहाँ से भी तो लोग विधायक हैं, विधायक रहे हैं। तो उम्मीदें करना तो ठीक है, लेकिन उम्मीदों के सामने वाले की लिमिटेशन भी देखनी चाहिए कि सामने वाले की लिमिट क्या है। अगर हाँ मैं मुख्यमंत्री होता या मुझे ये मौका मिले तब ये मुझसे उम्मीद की जाती, तो मैं कहता कि मैं अपने क्या कर सकता हूँ, या क्या अब तक नहीं हुआ विधानसभा में आप? लेकिन विधानसभा में ऐसा सवाल उठाने का हमारा काम है। पिछली बार भी आप रिकॉर्ड नहीं, ये रिकॉर्ड आप निकलवाइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी जी, ये रिकॉर्ड आप निकलवाइए कि मुझसे पहले जितने विधायक नगीना से रहे, कितने लोगों ने विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया, कितने लोग विधानसभा में नगीना की समस्याओं पर बोले, कितने विधायकों ने कभी एक क्वेश्चन पूछा हो। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हजारों क्वेश्चन हमने पूछे होंगे। अभी तो ये सेशन बहुत कम दिन चला है, इसमें ही कम से कम नहीं तो 3-4 हजार क्वेश्चन हमारे लग चुके होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम जागरूक नहीं है या अपने क्षेत्र के लोग नहीं करते। विधानसभा में सवाल उठाते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता भी देखती है। इससे पहले विधायकों से पूछिए कि सत्र जब चलता है हम लोग भी देखते हैं, आप क्वेश्चन उठाते हैं विधानसभा में, बड़ी पुरजोर आवाज से उठाते हैं, लेकिन आपके ही विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा क्यों आप किस नजर से देखते हैं? चिकित्सा का क्षेत्र में आप कैसे देखते हैं? जी, अस्पताल चिकित्सा का क्षेत्र में देखिए, अगर अच्छा ना देखते तो मेडिकल कॉलेज के लिए वो क्यों प्रयास करते हैं? जो सरकारी अस्पताल है उनकी बात चल रही है। हाँ सर, उसी ये भी तो मेडिकल कॉलेज भी तो उसी चिकित्सा से जुड़ा है। अगर हम चिकित्सा को अच्छा बेहतर ना बनाना चाहते तो मेडिकल कॉलेज क्यों स्वीकृत कराते? अगर आज किसी को दवाई लेनी है, अस्पताल उसे जाना है, उसकी स्थिति आप कैसे मानते हैं? नहीं, उसकी स्थिति हम ऐसे मानते हैं कि देखिए CSC हमारे यहाँ है, CSC को हमने अभी कोरोना काल में अपग्रेड कराया, 25 बेड और बढ़वाए, किरतपुर में भी बढ़वाए और नगीना में भी बढ़वाए। ये उपलब्धि है आपकी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने कोरोना काल में उपलब्ध कराए। आप पूछ सकते हैं वहां के दोनों डॉक्टरों से, लोग देख रहे हैं, सबको पता है। वहां लोगों से आप पूछ सकते हैं, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं कि हमने वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, 25 सिलेंडर दोनों को दिलवाए। ऑक्सीजन वो क्या कहते हैं, रेगुलेटर नहीं थे, रेगुलेटर दिलवाए। तो ये सारी चीजें की, लेकिन अब डॉक्टर की कमी है, हम मानते हैं कि डॉक्टर की कमी है, जो मेडिकल हमारे महिला डॉक्टर नगीना में नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर की पूरे उत्तर प्रदेश में कमी है तो हम ही उस कमी को कैसे पूरा करें? ये तो मेडिकल कॉलेजेस जो बन रहे हैं, चाहे हमारी सरकार रही या आज बीजेपी की सरकार, जब मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसमें से नए लोग निकलेंगे, नए डॉक्टर बनेंगे, तो उसके बाद ही वो कमी पूरी होगी। जब वो कमी पूरी होगी तो सब जगह डॉक्टर मिलेंगे।
अभी तो वही है बात, कहावत है ना, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आधी आधी रोटी बांट करके काम चलाना पड़ेगा, तो ऐसे एक एक दो दो डॉक्टर से सब जगह काम चला रहा। आज इवन कम से कम नहीं तो 10 डॉक्टरों की जरूरत आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर कम है अभी। और तो और वहां पर वेंटिलेटर कोरोना काल से पहले आए हुए रखे, आज वेंटिलेटर ऑपरेटर तक नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति होगी इस सरकार में, तो बताइए मैं पीएससी सीएससी पे क्या कर पाऊं? वेंटिलेटर है, सामान रखा, उसे चलाने वाला नहीं है, उसे नियुक्त नहीं किया गया। आज वेंटिलेटर की जरूरत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़े, नहीं किसी को भर्ती कर सकते, तुरंत उसे रेफर कर देंगे मेरिट के लिए। तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। कहा जाए तो समान सब ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर की कमी कहीं ना कहीं है। ऐसी ऑपरेटर की कमी, ऐसी डॉक्टर्स की कमी है। 10 वहां पर जो है स्पेशलिस्ट होने चाहिए, 10 स्पेशलिस्ट की कमी है। तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो बता सीएससी पीएससी पे कहां से उपलब्ध? नगीने के लोग बहुत परेशान रहते हैं। निश्चित आपको भी संज्ञान में होगा आपके। मैं खुद कहता हूं कि परेशान। छोटी बीमारी भी होती है या नजीबाद आते हैं, बिजनौर जाते हैं। मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, लेकिन बात यह है ना कि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो बताइए मैं पीएससी सीएससी पे कहां से ले आऊं? ये तो सरकार की कमी है ना। हम सरकार को अवगत ना कराते हो, हम सरकार को कहते ना हो, हम विधानसभा सत्र में इस क्वेश्चन को ना उठाते हो, उनसे बात ना करते हो, तो हमारी कमी है। लेकिन आप तो बताइए, पूरे जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बाद उस कमी को पूरी नहीं कर पा रहे। जिनकी सरकार है उन लोगों को कितनी दिक्कत। आप जाइए तुरंत, अभी देखिए किसी पेशेंट को भेजिए, तुरंत वहां से मेरिट के लिए रेफर कर दिया जाएगा। कहा यह जाए कि चीजें सारी है लेकिन ऑपरेटर की कहीं ना कहीं कमी है। ऑपरेटर की कमी है, सुविधाएं बहुत है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। और ये डॉक्टर्स की कमी पूरे यूपी लेवल पे है। और ये कमी अभी बहुत दिन, अभी कम से कम नहीं तो 10-15 साल हमें और झेलनी पड़ेगी। जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, और इसमें से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की हमारी सरकार की भी योजना थी, इनकी भी योजना है। तो जब जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बन जाए, हर साल डॉक्टर्स वहां से निकलेंगे। और सरकार को भी एक प्रावधान करना पड़ेगा कि कम से कम सरकारी नौकरी के लिए 8-7 साल 6 साल कोई ना कोई वक्त फिक्स करना पड़ेगा कि जो भी एमबीबीएस करके निकलेगा वहां से मेडिकल कॉलेज से, उसको अपनी सेवाएं इतने साल सरकारी उसमें देनी पड़ेंगी। तब डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी, तब निश्चित तौर से हर उसका डॉक्टर हमें उपलब्ध हो पाएगा। मनोज पारस जी, हम भी जनता की तरफ से आपसे की निवेदन करते हैं कि नगीने को अगर अच्छे कोई डॉक्टर मिल जाए, चाहे 2 ही 3 डॉक्टर मिल जाए, इसमें आप थोड़ी कोशिश कीजिएगा, हमारा आपसे निवेदन है। कह रहा हूं कि जनता को बहुत फायदा पहुंचेगा। निश्चित तौर से मैं कोशिश करता हूं, तभी तो मुझे सारी स्थिति पता है। अगर ये कोशिश ना करता तो पता ही नहीं होता। जमीनी लोग बहुत परेशान हैं और बीमारी का जब अभाव आता है जिस परिवार में, लेकिन इसके लिए आप देख रहे हैं, आप रिकॉर्ड से पता कीजिएगा, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जो योजना है कि बड़े बीमारियों के लिए जो पैसा उपलब्ध कराने की योजना है, मुख्यमंत्री राहत कोष से सबसे ज्यादा हम लोगों को पैसा दिलवाते होंगे कि तुरंत किसी का आता हो, तुरंत क्या डीएम साहब से भाग दौड़ कर करके उसकी तुरंत फाइल लखनऊ पहुंच जाए और लखनऊ से उस पैसे को स्वीकृत कराने। माननीय अखिलेश यादव जी तो 100% उस पैसे को स्वीकृत करते थे। किसी को कैंसर में 5 लाख का एस्टिमेट है, 10 लाख का एस्टिमेट है, 15 लाख का एस्टिमेट है, 15 का 15 लाख स्वीकृत करते थे। आज ये सरकार मात्र 50% स्वीकृत करती है, लेकिन कम से 50% स्वीकृत करके भी उसे थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। तो इसलिए जो भी हमारे पास आता है, हम तुरंत प्रयास करके कि उसका इलाज हो सके, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके, तो उसके लिए तुरंत हम उसको स्वीकृत कराने की कोशिश करें। जितने लोग हमें देख रहे हैं किरतपुर नगीने के, हमने मनोज पारस जी से भी कहा है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। जो वहाँ पे हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उनके अंदर कुछ डॉक्टर अच्छे बैठे, चाहे 2 हो या 3 हो, जो वहाँ के मरीजों की जो एक बड़ी बड़ी परेशानी है इस वक्त। मरीज वापस आते हैं हॉस्पिटल से, दवाई भी है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये बड़ा अभाव है। हम भी कोशिश करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम सीएमओ साहब से भी कहेंगे कि नगीने की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, किरतपुर की तरफ भी ध्यान दीजिए, वहाँ अच्छे डॉक्टर बिठाइएगा। दूसरी अहम बात यह है, एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा है, आप हमारी तरफ से पूछिए मनोज पारस जी से कि इनके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव जी हैं। आज हमारे बीच में बने ही है, लेकिन वो मेरे निश्चित तौर से राजनीतिक गुरु हैं और उन्हीं से हमने सीखा, उन्हीं के बताए। फिर उन्होंने 3-4 चीजें जरूर बताई थी। एक तो राजनीति में आदमी को सच बोलना चाहिए, एक राजनीति में आदमी जो वायदा करे उसे पूरा करना चाहिए, और एक राजनीति में हर सुख दुख में शरीक होना चाहिए। तो हम यही कोशिश करते हैं, हर सुख दुख में शरीक होने की कोशिश करते हैं, जितना कहते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, जो वायदा करते हैं उसे किसी भी तरह से कोशिश करते हैं निभाया जाए। या आप देहात के एक आदमी से पूछ सकते हैं, अगर कहीं मैंने पुल का वायदा कर लिया हो तो पुल बनवाया होगा, सड़क का वायदा कर लिया हो तो सड़क बनवाई होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें, इसलिए मैंने कभी शहर में ऐसा कोई वायदा नहीं किया। ये जरूर कहा कि मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है
कि मैं स्टेडियम के लिए वायदा कर लूं। स्टेडियम बनवाने का मेरी हैसियत में इसलिए नहीं है कि स्टेडियम कोई छोटे मोटे पैसे से नहीं बनता, निधि से स्टेडियम नहीं बन सकता। स्टेडियम अगर बनेगा तो सरकार के पैसे से बनेगा और उसके लिए सरकार को राजी करना पड़ेगा। तो हमारी सरकार होती तो निश्चित तौर से बनवाता। ऐसी पार्क का मामला, पार्क के लिए जमीन चाहिए, मैंने वायदा नहीं किया, कोशिश जरूर करूंगा। तो वायदा अब भी मैं नहीं करा, कोशिश जरूर करूंगा, जमीन उपलब्ध हो जाएगी, उसका प्रस्ताव को सरकार को रखूंगा। अपनी सरकार होती तो निश्चित तौर से जमीन उपलब्ध हो जाती तो पार्क भी बन जाता, पैसा भी उपलब्ध हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैं, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के बताए रास्ते पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। लोकल में किसी को गुरु मानते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में? मैं लोकल में तो गुरु, मैंने मुलायम सिंह यादव जी को ही गुरु माना है। जिला बिजनौर में किसी को? जिला बिजनौर में गुरु मैं किसी को नहीं माना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ही गुरु माना। नगीने की एक मूलभूत समस्याओं में से बड़ी समस्या यह है कि नगीने के रोडवेज अड्डे पर जाम लग जाता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं। विधायक जी इसका कुछ कीजिए, बड़ी आपकी हमारे ऊपर कृपा होगी। देखिए, वहां जाम रोडवेज अड्डे पर नहीं लगता, वहां जाम लगता है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से। तो रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन अब तक वो बन भी गया होता और मैंने अपनी उपलब्धि में बताना मैं भूल भी गया कि हमने 2016-17 में इसको स्वीकृत करा लिया था, लेकिन 17 में हमारी सरकार चली गई। 17 से भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने वो बाईपास एक्सप्रेस वे बना दिया, हाईवे बना दिया। उस हाईवे की वजह से वो हमारा ओवरब्रिज रुक गया। अगर वहां पर ओवरब्रिज बन गया होता तो निश्चित तौर से वहां पर जाम नहीं लगता। तो अभी उस कोशिश में हम पुनः दोबारा आए कि वहां पर ओवरब्रिज बन जाए। जो ओवरब्रिज बन जाएगा, बड़ा ट्रैफिक तो बाहर से निकल जाता है। ये क्रॉसिंग की वजह से जाम लगता है, क्रॉसिंग की वजह से, रोडवेज की वजह से, रोडवेज की वजह से जाम नहीं लगता। और रोडवेज का बड़ा मैं आपको बताऊं, किसी ने पूछा हो ना पूछा हो, मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि मैं किरतपुर में और अपने बिजनौर और नगीना में दोनों जगह एक अच्छा बस स्टैंड रोडवेज का बनवाना चाहता हूं। उसके लिए मैंने अभी विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था, उसका सरकार ने जवाब भी दिया है कि पैसे उपलब्ध होने के बाद हम इसको बनवाएंगे। अब सरकार के पास पैसे नहीं तो बताइए हम क्या करें। हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बता ही सकते हैं, क्योंकि किरतपुर में बस स्टैंड नहीं है रोडवेज का और नगीना में बड़ा खस्ता हाल है। नगीने में जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन रुकती है तो नगीने के स्टेशन के बारे में विधायक जी क्या कहेंगे? रेलवे स्टेशन नगीना, देखिए नगीना का रेलवे स्टेशन और जैसा रेलवे स्टेशन जैसा है, वहाँ की चाय बहुत फेमस है, लोगों को चाय मिलती है। और दूसरा, आप भी जानते हैं कि ये विभाग केंद्र से रिलेटेड होता है। इस विभाग में हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एक लेटर ही लिख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी किसी को परेशानी है तो उसके लिए हमें कोई मिलेगा, हम उसके लिए लेटर लिख देंगे। अगर परेशानी जरूर है कि वहां पर कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज कम है, वो नगीना में स्टॉपेज होने चाहिए। मेरी बदकिस्मती थी कि अभी रेल मंत्री यहाँ पर आए थे भारत सरकार के, नगीना भी आए थे और वो बिजनौर भी आए थे, लेकिन मैं यहाँ नहीं था। मैं यहाँ होता तो जरूर उनको लेटर देता। चाय का जिक्र किया है विधायक जी ने, रसगुल्लों के बारे में क्या कहेंगे? रसगुल्ले इतनी जल्दी खा नहीं सकते लोग ट्रेन में, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए जरूर पैक करा के ले जाते हैं तुलाराम जी के रसगुल्ले। जो जाता है, तुलाराम जी का भी बड़ा नाम है नगीने का और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और मनुष्य पर दूर तक पहचान बनाई है। तुलाराम जी के नाम से नगीना को बहुत दूर तक जाना जाता है। देखिए, कोई भी अपने क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम करता है ये भी बड़ी बात है। भले ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन एक बड़ी पहचान उन्होंने बनाई है और पूरे भारत के अंदर उनकी पहचान बनती है। गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो तुलाराम रसगुल्ला नगीने के नाम से आएगा। मनोज पारस जी ने बड़े सटीक, और इसीलिए हमने पूछा, परिपक्व एक नेता है और बहुत सुलझे हुए जवाब उन्होंने दिए। एक एक जवाब सोच समझ के दिया और उस जवाब के तर्क के साथ उन्होंने वितर्क के साथ बात करी और उन्होंने अपना गुरु माना है मुलायम सिंह यादव जी को। उन्होंने कहा है कि वो हमारे धरती पुत्र जो मुलायम यादव जी थे वो ही इनके गुरु थे। बाकी जिले में किसी को अपना गुरु नहीं मानते, लेकिन हाँ, इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को अपना गुरु माना है। जो नगीने और किरतपुर की समस्याएं थी वो भी इन्होंने समाधान बताने की कोशिश की है। जैसे कि पार्क की है कि जमीन अगर कहीं मिलती है तो कोशिश करेंगे उस जमीन को वहां पर पार्क बनाने की। नगीने के लिए भी इन्होंने बात बताई है कि ये जो क्रॉसिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है पारस जी। हम भी लोग कभी जाते हैं तो वहां आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है और उस तरह से आप ये कब तक कम से कम हो सकता है? एक सवाल ये अभी मैं माननीय राम गोपाल यादव जी से, जो प्रोफेसर साहब है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और हमारे बहुत शुभचिंतक हैं जी, मैं उनसे मिला था। उनको मैंने लेटर दिया है और उन्होंने इस समस्या को निजात दिलाने के लिए मुझसे कहा है कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर से देखिए, इस सत्र में कुछ उम्मीद है कि जो अभी लोकसभा सत्र शीतकालीन चलेगा, इसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में होगा। क्योंकि क्रॉसिंग पे जब लोग फंस जाते हैं, ये भी शहर को आगे बढ़ाने में बड़ी एक उपलब्धि है। हमारे नजीबाबाद के अंदर भी जहाँ पे ब्रिज बने हैं, ऊपर वाला का शुक्र, नहीं तो पहले जाम की स्थिति बनी रहती थी। नगीने की स्थिति यही है, कहीं ना कहीं शहर पीछे जाता है इन चीजों से। शहर आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा। मैं बिल्कुल निसंकोच इस बात को कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इसलिए कि कहीं
कोई एम्बुलेंस में जा रहा, और मैंने खुद ये हादसा अपनी आंखों से देखा है कि एम्बुलेंस में मैंने तड़पते और बढ़ते हुए देखा कि पता चला फाटक बंद था, और बेचारे उसके अगर वो खुल जाता तो शायद हो सकता वो बिजनौर तक पहुंच जाते लेकर के, लेकिन क्योंकि 3 ट्रेन निकली लगातार और पौन घंटा वो रेलवे क्रॉसिंग बन रही, तो मैं खुद इससे बहुत दुखी हूँ आओ तो। लेकिन मैंने बताया ना कि अगर 2016-17 के बाद हमारी सरकार रिपीट हो गई होती तो निश्चित तौर से वहाँ क्रॉसिंग बन जाता, रेलवे क्रॉसिंग रेलवे ओवरब्रिज बन जाता। लेकिन अब वो 17 हमारी सरकार चलेगी, बाद में सरकार ने वहां पर हाईवे पास कर दिया, बाईपास पास कर दिया, तो उस वजह से उन्होंने ये सोचा कि अब इसकी जरूरत खत्म हो गई है। लेकिन मैं फिर प्रयासरत हूँ, मैंने माननीय प्रोफेसर यादव जी से बात की है, राम गोपाल जी से, क्योंकि भाई हम सरकार में तो है नहीं, तो हम अपने सांसद चलिए कोशिश कर सकते हैं आप, और ईश्वर चाहे जल्दी वो बन जाए तो जनता को बड़ा फायदा पहुंचेगा। नजीबाबाद, जलालाबाद, सहारनपुर सब जगह एम्बुलेंस चल रही है, क्या विधायक जी भी एक नगीने को एम्बुलेंस दे सकते हैं जिससे गरीब लोगों को फायदा पहुंचे? नहीं, निश्चित तौर से दे सकते हैं। अगर इसके लिए मैं पता करूंगा, अगर निधि में प्रावधान होगा तो मैं निश्चित तौर से दे दूंगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सब, हाँ, ये अच्छी कि जिसने भी पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको धन्यवाद देता हूँ कि मैं पता करूंगा, अगर निधि से प्रपोजल हो सकता होगा तो मैं एम्बुलेंस दे दूंगा। नगीने को अगर ये किरतपुर को एम्बुलेंस मिल जाए तो ये शायद बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं और वक्त पे गाड़ी नहीं मिलती। हालांकि नजीबाबाद मैं इसमें पता करूंगा कि अगर गाइडलाइन होगी निधि में तो निश्चित तौर से एक एम्बुलेंस हम दे देंगे। चलिए बड़ी बात है, हमारी शुभकामनाएं, ऐसा आप दे तो बहुत लोगों की दुआएं भी मिलेगी, क्योंकि मनोज पारस जी आप भी जमीनी नेता हैं, हमेशा लोगों के दुख सुख में शरीक रहते हैं। इसी क्रम में लोगों ने अपना समझ के आपसे सवाल किया है कि जैसे नजीबाबाद में 2 एम्बुलेंस चल रही है, जलालाबाद में भी चल रही है, सहारनपुर में भी चल रही है, किरतपुर नगीने में विधायक जी एम्बुलेंस कह रहे हैं विधायक जी कि मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर देखूंगा। इसी क्रम में अब बस काफी सवाल विधायक जी से पूछ लिए, यही कहेंगे कि नगीना और किरतपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी ओर से, आम जनता को? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी जनता को प्रणाम, नमस्कार, बार बार अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे नगीना और किरतपुर जैसे लोग मिले जो हर बार मुझ जैसे छोटे आदमी पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करके मुझे 3 बार विधायक बनाया। मैं उनके इस एहसान को इस जन्म में तो नहीं उतार सकता, और अपने अगर शरीर की चमड़ी का अगर जूता ही बनवा के पहनवाऊँ तो भी मैं उस एहसान को नहीं उतार सकता। लेकिन मैं उस एहसान को कम करने की अपनी सेवा भाव से जो मुझसे हो सकता है वो सेवा करके कोशिश करता हूँ उसे कम करूँ। और आप देखते भी होंगे कि किसी दिन मनोज पारस को आपने अपने घर पे आराम करते नहीं देखा होगा, या तो किसी की शादी में देखा होगा, या किसी के मरने में देखा होगा, किसी के दुख में, तकलीफ में। जब मैं यहाँ होता हूँ लखनऊ से, अगर लखनऊ नहीं हूँ तो किसी भी दिन आपने हमेशा मुझे क्षेत्र में दौड़ते हुए देखा होगा। और यही मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रह के उनकी सेवा कर सकूं। आपको बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे लोग मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है मनोज पारस जी, जिन्होंने बहुत ही सही और अच्छे तरीके से लोगों को भी समझाया और बताया। एक यही हम माध्यम है लोगों की बात इन तक पहुंचाने की, उनकी बात लोगों तक पहुंचाने का। हमारा निस्वार्थ निःशुल्क ये कार्यक्रम चलता है, और हमेशा कोशिश हम ये करते हैं कि एक अच्छी शख्सियत को बुला के हम आपके सामने उन्हें पेश करें। और आज मनोज पारस जी ने अपना जो कीमती वक्त दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये आगे लोगों की, जनता की खिदमत ऐसी करते रहे। 3 बार विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं होती, एक इतिहास लिखा जाता है। नजीबाबाद से मास्टर राम स्वरूप साहब थे विधायक, आज तस्लीम भाई जो हमारे नजीबाबाद के विधायक हैं, तस्लीम साहब, वो बने हैं। और नगीने की अगर हम बात करें तो 3 बार जनता ने इन्हें बहुमत से विधायक बनाया है। ये बड़ी उपलब्धि है, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं ये अच्छे काम करते हैं और बहुत लोगों से जुड़े रहते हैं। दुख दर्द, जैसे उन्होंने बताया विधायक जी ने, हमेशा लोगों की खुशी में, तकलीफ में शरीक रहते हैं, आज भी, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन ये हमेशा जनता की बात करते हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। हमारा भी बुलाने का मकसद इतना था कि हम मनोज पारस जी को बुलाएं और उनसे चंद बातें करें। बहुत धन्यवाद मनोज पारस जी, आपका हमारे शो में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।